माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 36 आज हम करने वाले हैं और ये वर्कशीट 26 सितंबर 2020 की वर्कशीट है। दैट मीन इस वीक की लास्ट वर्कशीट है जो आपको सॉल्व करनी है सोशल स्टडीज़ की। सो गाइज, आपके क्वेश्चन आंसर विद एक्सप्लेनेशन वीडियो के एंड तक आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा टॉपिक क्या चल रहा था। तो आपका हिस्ट्री का चैप्टर चल रहा था नेशनलिज्म इन यूरोप एंड ये वर्कशीट एट द एंड ऑफ चैप्टर है कि आपके चैप्टर का एंड करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो नेशनलिज्म इन यूरोप में कुछ टॉपिक्स थे जो रह गए थे, वो यहाँ पे कवर किए जा रहे हैं। नंबर 1, विजुअलाइजिंग द नेशन, नेशन को किस तरीके से विजुअलाइज किया गया। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या है, इसके बारे में जानेंगे। साथ में हम ये जानेंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ वुमेन इन राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद को बढ़ाने में, ठीक है, कैसे हेल्प किया महिलाओं ने या महिलाओं की क्या भूमिका थी यूरोप में नेशनलिज्म में। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, विजुअलाइजिंग द नेशन। पहले मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बताती हूँ, फिर इसको मैं एक्सप्लेन भी करूँगी। आर्टिस्ट इन द 18th and 19th century portrayed as a country as it were a person। 18 और 19 सेंचुरी में जो हमारे आर्टिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि देश को या राष्ट्र को एक पर्सन के रूप में विजुअलाइज करना स्टार्ट किया। एंड द नेशन वर पोर्ट्रेड एज अ फीमेल फिगर, पहले इंसान के रूप में कल्पना की और इंसान में भी किसके रूप में, महिला के रूप में, नारी के रूप में प्रदर्शित करना प्रारंभ किया। द फीमेल फ्रॉम दैट वी चूजन द पर्सनिफाई नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमेन इन रियल लाइफ। जिस वुमेन को फिगर आउट किया जा रहा था कि ये हमारा राष्ट्र के रूप में एक महिला को दिखाया जा रहा था, वास्तव जिंदगी में वैसी कोई महिला नहीं थी, बस लोगों को कनेक्ट करने के लिए, कल्पना करने के लिए उसे इस तरीके से डिस्प्ले किया जा रहा था। रादर इज शॉर्ट टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ नेशन a concentrate form, thus female figure become the allegory of a nation in France। तो फीमेल फिगर फ्रांस में एक सिंबल बन जाता है, एक रूपक बन जाता है कि हाँ ये देश को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। शी वॉज क्रिश्चियन मैरियाना, अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम, और उस फीमेल को एक नाम भी दिया जाता है, अपनी ही जो जनरल भाषा थी उसमें नाम दिया जाता है, जैसे फ्रेंच में मैरियाना नाम दिया जाता है जो एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है, विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल नेशन, जो लोगों के आइडियाज़ को अंडरलाइन कर सकता था, रेखांकित कर सकता था। सिमिलरली जर्मेनिया बिकेम द एलर्जी ऑफ जर्मन नेशन। तो एलेगरी जर्मन नेशन का क्या था, जर्मेनिया था। अब मैं इसको थोड़ा आपको सिंप्लीफाई करके बताती हूँ कि जैसे क्या किया, देश को एक स्त्री के रूप में दिखाना, देश को कल्पना करने लगे कि जो हमारा देश है वो एक महिला है और हम सब क्या है, इसकी संतान है और हम सारे इसी से कनेक्ट हैं, क्योंकि ये जो देश है ये एक जीव के रूप में प्रदर्शित किया, क्योंकि आपको पता है जो आर्टिस्ट है वो किसी निर्जीव में भी जान भर सकता है। तो जो हमारा आर्टिस्ट है, पोइट है, चित्रकार है, उसने क्या किया, वो सबसे ज़्यादा डीप इमेजिनेशन कर सकते हैं। जैसे आप लोग भी इमेजिन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें इमेजिन करते होंगे कि मैं यहाँ जाता, मैं ये ड्रेस पहनता, और वो चीज़ आपके पास नहीं होती, फिर भी आप विजुअलाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं ना। तो वैसे ही आर्टिस्ट लोग इमेजिन कर रहे थे उस टाइम में जब ना तो स्वतंत्रता हुआ करती थी, ना तो एक इक्वल डिफाइंड नेशन था। तो उस वक्त इन लोगों ने कैसे कल्पना की कि जो देश है वो एक महिला है, और क्यों कल्पना की, इसलिए कनेक्ट की जिससे वो लोगों को समझा सकें कि आखिर में राष्ट्र क्या है, नेशन का मतलब क्या है, देश का मतलब क्या है, और लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को जागृत कर सकें। इसलिए जब महिला को नाम भी दिया गया, सिंबल बनाया गया और वो रिप्रेजेंट करने लगा, जैसे कि अगर आप देखो तो यहाँ पे नाम दिया जाता है मैरियाना फ्रांस में, और जर्मनी में दिया जाता है जर्मेनिया। फॉर एग्जांपल अगर इसको भारत से रिलेट करके देखोगे आप, तो हम क्या बोलते हैं, भारत माता, भारत माता की जय। तो क्या भारत माता एक्चुअल में कोई देवी है या कोई स्त्री है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। हमने इसलिए एक स्त्री को देश के रूप में रिप्रेजेंट किया कि भारत माता, ऐसा क्यों बोलते हैं, जिससे पूरा देश यूनाइट हो सके, पूरा देश ये सोच सके कि हाँ ये एक स्त्री है और हम पूरी जनता इसकी संतान है, और देश के लोगों में यूनिटी की भावना, राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो सके। तो ये एक इमेजिनेशन थी राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए यूरोप में आर्टिस्ट की। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। तो व्हाट इज द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट?
In the German region, a large number of political associations whose members were middle class, professional businessmen and prosperous artists came together in the city of Frankfurt and decided to vote of all German Nation Assembly. तो क्या होता है कि जर्मन नेशनल असेंबली में एक चर्च था शहर में फ्रैंकफर्ट में, यहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं और लोग ये डिसाइड करते हैं कि भाई जो ये राजतंत्र है हम इसको ख़त्म करेंगे और हम पार्लियामेंट, एक पार्लियामेंट होगी, संसद होगी, और जो संसद होगी या पार्लियामेंट होगी वो राजा के अंदर नहीं होगी, राजा संसद के अंदर होगा। मतलब जो पार्लियामेंट का डिसीजन होगा वो राजा को भी मानना होगा। तो मतलब जो राजा को पार्लियामेंट के विहीन कर दिया, यानी पार्लियामेंट के अंदर कर दिया कि जो डिसीजन होगा, और इसमें पार्लियामेंट में मेंबर कौन होंगे, पार्लियामेंट में मेंबर जनता के द्वारा चुने हुए होंगे और पार्लियामेंट का जो कहना होगा, डिसीजन होगा, वो राजा को भी मानना होगा। इस तरीके का उन्होंने एक कल्पना की और फ्रैंकफर्ट सिटी में कुछ लोग कलेक्ट हो गए। वो लोग कौन थे, मिडिल क्लास यानी जो मध्यम वर्ग के पढ़े लिखे लोग थे वो लोग थे, प्रोफेशनल्स थे, बिजनेसमैन थे, ठीक है, और राजनीतिक लोग थे। वो सारे इकट्ठा होते हैं फ्रैंकफर्ट सिटी में एंड डिसाइड, और वो एक चर्च में इकट्ठा होते हैं ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, कि हम नेशनल असेंबली बनाएंगे, ठीक है, एक पार्लियामेंट, और यहाँ पे लोगों के द्वारा चुने लोग होंगे जो डिसीजन लेंगे और हम इस तरीके से डिक्लेयर करेंगे। ऑन 18 मई 1848, 18 मई, ये आपको डेट याद रखिए, 18 मई 1848 831 elected representative marched in a festive procession take their place in Frankfurt Parliament converted in the Church of S.R. Paul। तो क्या होता है कि ये डेट याद रखिए, 18 मई 1848, 831, 831 चुने हुए प्रतिनिधि किसके द्वारा, ये लोगों ने चुने थे, और उन लोगों ने जो असेंबली में जो लोग कलेक्ट हुए थे उनके द्वारा चुने गए थे। 831 लोग सारे इकट्ठा होते हैं। कहाँ पे इकट्ठा होते हैं, ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, और जो चर्च था उसका नाम था एस.टी. पोल। चर्च में सारे लोग इकट्ठा होते हैं और एक सजे धजे जुलूस के साथ, मतलब अपना ढोल नगाड़े पूरा सज धज के पूरी तैयारी के साथ जाते हैं और वहाँ पे अपना स्थान ग्रहण करते हैं। सब लोग चर्च में जाके बैठ जाते हैं। दे ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ जर्मन नेशन, और ये एक मसौदा तैयार करते हैं जर्मन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का, कि जर्मन में एक संविधान होगा और संविधान में कुछ ये रूल्स होने चाहिए, उसको रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पे, कहाँ पे, जर्मन नेशन। To be headed by a monarchy subject to parliament when a deputies offered the crown to them term Friedrich William IV किंग ऑफ पर्शिया। और जो ये वहाँ के राजा थे जिनका नाम था फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, इनको कहा जाता है कि यहाँ पे जो आप राजा के रूप में पद स्वीकार करो, लेकिन आपको क्या है, आपको भी संसद के अंतर्गत ही काम करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप कोई डिसीजन लेंगे और सबको मानना पड़ेगा। ही रिजेक्ट ऑल ज्वाइंट अ मोनार्की ऑफ अपोज इलेक्टेड असेंबली, लेकिन जिस राजा को ये लोग ऑफर करते हैं विलियम फोर्थ को, वो रिजेक्ट कर देते हैं कि मैं ऐसा पार्ट नहीं करूँगा। आप ये बताइए कि जो राजा लोग थे, राजाओं का तंत्र चल रहा था, वो उनकी पूरी जितने रूल रेगुलेशन थे राजा के अकॉर्डिंग थे, अगर एकदम से उसको खत्म कर दिया जाए कि भाई अब क्या होगा, एक संसद होगी, वहाँ पे जनता के द्वारा लोग होंगे और जो संसद डिसीजन लेगा वो राजा को भी मानना पड़ेगा, तो राजा तो बस नाम का रह गया ना। तो राजा ने मना कर दिया कि मैं ज्वाइन नहीं करूँगा, और अपोज करने के लिए, इस चीज़ को रोकने के लिए बहुत सारे जो राजा बैठे थे उनके साथ जाके वो अपोजिशन में बैठ जाता है ये राजा भी। द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय द मिडल क्लास who resigned the demand of workers and artists and consequently lost their support। इसके अलावा क्या था कि जो आम जनता थी उसमें भी दो पार्ट था लोगों का, एक था मिडल वर्ग यानी पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग, और दूसरा था गरीब लोग। तो जो मिडल वर्ग थे, जो मिडल लोग थे, उन्होंने जो गरीब लोगों के राइट्स के बारे में बात नहीं की, ठीक है, वो लोग, उन्होंने कहा कि इन लोग का ज़्यादा रोल नहीं है। तो जब इनकी बात नहीं की गई तो जो गरीब तबका था उसने मना कर दिया सपोर्ट करने से, और वो लोग उसका सपोर्ट खो बैठे, मध्यम वर्ग, किनका, गरीब लोगों का, क्योंकि जनता में ही दो तरह के आइडियाज़ बन गए, ठीक है। द डिमांड ऑफ वर्कर्स एंड एस्ट्रेंस कॉन्सिक्वेंटली लॉस्ट देयर सपोर्ट, उनका सपोर्ट वो लोग खो देते हैं। एंड द एंड ऑफ ट्रूप्स वर कॉल्ड इन द असेंबली वॉज फोर्स टू डिसबैंड। इसके बाद क्या होता है, सैनिक एक तरफ थे, ठीक है, सेना, राजा भी उन्हीं की तरफ थे, और जो गरीब तबका था वो भी इस चीज़ के खिलाफ चले जाते हैं। तो क्या होता है, जोर जबरदस्ती से इस चीज़ को खाली करवा दिया जाता है, वहाँ से लोगों को भगा दिया जाता है और ये पूरा सिस्टम भंग हो जाता है, कुछ भी नहीं बन पाता।
लेकिन अगर आप बोलें तो ये घटना क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये घटना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार लोगों ने इकट्ठा होकर इस चीज़ को पूरी तरीके से बनाने की कोशिश की कि हाँ पार्लियामेंट होगी, कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो ये घटना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चलकर फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, आपको पता है, और इसके बाद इम्प्लीमेंट भी होता है, अलग अलग देश में कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, लोकतंत्र आता है, ठीक है, डेमोक्रेसी, और मोनार्की को ख़त्म किया जाता है। तो ये जो सिचुएशन हुई थी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि आपको पता है कि यूरोप के जो अगल बगल के देश थे वो भी इन्हीं घटनाओं से प्रेरणा लेकर फिर अपने देश में ये सारी एक्टिविटी करते थे। इसके बाद देखते हैं रोल ऑफ फीमेल्स इन डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म। महिलाओं का क्या रोल था नेशनलिज्म में, तो फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन, महिलाओं ने अपने पॉलिटिकल संगठन यानी राजनीतिक संगठन बनाए जिसमें वो पार्ट ले सकती थी। पब्लिशन ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का पब्लिकेशन स्टार्ट किया फीमेल्स ने। इसके अलावा स्ट्रगल ऑफ सफरेज यानी कि अपने मताधिकार, वोट देने के अधिकार के लिए महिलाओं ने बहुत ज़्यादा फाइट किया कि महिलाओं को भी संसद में वोट देने का अधिकार होना चाहिए, कि जब हम बात कर रहे हैं आज़ादी की, पार्लियामेंट की, तो वहाँ फीमेल्स का भी रोल होना चाहिए। पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल मीटिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन, जो राजनीतिक मीटिंग्स होती थी, डेमोन्स्ट्रेशन होते थे, वहाँ पे भी महिलाओं ने बैठकों में भाग लेना प्रारंभ किया। तो ये था फीमेल्स का रोल जहाँ महिलाओं ने आगे आके अपना रोल रिप्रेजेंट किया। इसके बाद बात करते हैं सिंबल एंड सिग्निफिकेंस। कुछ सिंबल्स यूज़ किए गए, ठीक है, यूरोप में, तो वो सिंबल क्या है और उसका मीनिंग क्या हुआ करता था वो हम देख लेते हैं, क्योंकि जो चिन्ह थे वो भी एक तरह से राष्ट्रवाद को बढ़ाने में हेल्प करते थे, ठीक है, वो सिंबल रिप्रेजेंट करते थे कुछ कुछ चीज़ों को। तो ये सिंबल क्या थे, नंबर 1 ब्रोकन चेन्स, चेन क्या होती है, जंजीरें होती हैं, ठीक है, और जंजीर क्या करती है, किसी को बांध देती है जंजीर, तो ब्रोकन चेन्स यानी टूटी हुई जंजीरें, बिंग फ्रीड, तो टूटी हुई जंजीरें क्या दिखाती हैं कि हम आज़ाद हो गए, फ्री हो गए, ये दिखाती हैं टूटी हुई जंजीरें। इसके अलावा और क्या था, तो और है ब्रोस्ट पीस विद ईगल, तो ईगल के साथ अगर आप मैं बताऊं तो सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ, जर्मन एम्पायर की स्ट्रेंथ को दिखाता है जो ये ईगल है। इसके बाद क्राउन ऑफ ओक लीव्स, ओक लीव का बना हुआ क्राउन यानी कि सरताज क्या दिखाता है, हेरोजिम दिखाता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें से जो आपको याद होना चाहिए, जैसे ब्लैक, रेड, गोल्ड, ट्राई कलर, तिरंगा यानी 3 कलर के अलग अलग फ्लैग्स जो दिखाए जाते थे वो था फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिज्म इन 1848, कि जो राष्ट्रवाद कर रहे थे, राष्ट्रवाद जगा रहे थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका अपना एक तिरंगा हुआ करता था, तो ये तिरंगा को रिप्रेजेंट करता था। इसके अलावा राइजिंग सन, अगर राइजिंग सन की बात करें तो राइजिंग सन होता है बिगिनिंग ऑफ न्यू ईरा, यानी नए युग की शुरुआत होता है, नए सूरज का दिखना। सोर्ड क्या दिखाता है, रेडनेस ऑफ फाइट, ठीक है। तो ये अलग अलग कुछ सिंबल हैं जो रिप्रेजेंट करते थे। इसके बाद हम देख लेते हैं आपको क्वेश्चंस क्या दिए गए हैं। 4 क्वेश्चन दिए हैं। डिस्कस द रोल ऑफ विजुअल एलोजरी फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म, की जो सिंबल्स यानी विजुअलाइज के लिए यूज़ किया जाता था उसका नेशनलिज्म को बढ़ाने में क्या योगदान है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ वुमेन फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म, महिलाओं का रोल आपको बताना है। इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का बताना है और सिग्निफिकेंट ऑफ डिफरेंट सिंबल्स इसे बताना है। कम टू द सॉल्यूशन। नंबर 1 में बोला है डिस्कस द रोल ऑफ विजुअल एलोजरी फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म, तो विजुअल एलोजरी का क्या रोल था नेशनलिज्म को बढ़ाने में। विजुअल एलोजरी क्या है कि हम देश को एक राष्ट्र के रूप में, राष्ट्र को एक इंसान के रूप में प्रदर्शित कर रहे थे जिससे लोगों को के अंदर कनेक्ट करने की, ठीक है, यूनिटी की भावना बढ़ सके। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इन द 18th-19th सेंचुरी मैनी आर्टिस्ट बिगिन टू पोर्ट्रे द नेशन एज एन इंडिविजुअल विच शॉट टू गिव constraint from the abstract idea of nation. Visual forms have contribute significant the right of nationalism. तो पहले आपने ये बताया कि 18वीं-19वीं शताब्दी में आर्टिस्ट ने स्टार्ट किया देश की कल्पना करना एक इंसान के रूप में, और जिसने लोगों को समझने में हेल्प की नेशन के बारे में, ठीक है। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, राइज ऑफ नेशनलिज्म क्या होंगे। नंबर 1, द नेशन वॉज डिस्प्लेस्ड एज अ वुमेन एज अ रिजल्ट ऑफ विच पीपल वर एबल टू इमेजिन द नेशन, दिस इज दैट फिगर ऑफ वुमेन बिकेम द मेटाफोर फॉर द नेशन। तो इसने क्या हेल्प की, इसने नेशन को वुमेन के रूप में रिप्रेजेंट करना स्टार्ट किया जिसकी वजह से लोग कैपेबल हुए कि वो इमेजिन कर सकें,
कल्पना कर सके, आम आदमी भी कल्पना कर सके कि राष्ट्र क्या है, ठीक है। और ये जो वुमेन थी वो मेटाफर बन गया, यानी प्रतीक बन गया देशों का, अलग अलग देशों का। इसका सेकंड पॉइंट होगा इन फ्रांस द फरमाइन फ्रॉम गिव अ पॉपुलर क्रिश्चियन, जो फीमेल थी उसको क्या नाम दिया गया फ्रांस में, क्रिश्चियन नेम मरियाना दिया गया। एंड इन जर्मनी इसको जर्मेनिया दिया होता है, विच हेल्प टू अंडरलाइन द व्यू ऑफ पीपल, इसने लोगों के विचारों को रेखांकित करने में मदद की। In many nations, the national Alazaris were shown as mother goddess, which across feeling of love and devoting among the people. और कुछ देशों ने इस महिला को देवी के रूप में, माता के रूप में स्वीकार किया, जिसकी वजह से लोगों के मन में प्रेम की और देशभक्ति की भावना जागृत करने में मदद मिली। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाता है फर्स्ट, ठीक है। इसके 3 पॉइंट्स हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी सारे सॉल्यूशन टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन 2 है, बोला है एक्सप्लेन द रोल ऑफ वुमेन इन राइज ऑफ नेशनलिज्म, महिलाओं का क्या रोल था नेशनलिज्म में। तो आप लिखेंगे द रोल ऑफ वुमेन फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप आर एज फॉलोज। नंबर 1, वुमेन हैड फॉर्म्ड देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशंस, महिलाओं ने अपने खुद के राजनीतिक संगठन बनाए। वुमेन स्टार्ट पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन, महिलाओं ने पब्लिकेशन स्टार्ट किया न्यूज़पेपर का और पार्ट लेना शुरू किया पॉलिटिकल मीटिंग और डेमोन्स्ट्रेशन में। वुमेन वर स्ट्रगल फॉर सफरेज, वुमेन्स ने अपने मताधिकार के लिए फाइट किया, बट दे वर डिनाइड सफरेज ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली, लेकिन इतना संघर्ष करने के बाद भी उनको बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिलती है। When the Frankfurt Parliament convened in Church of St. Paul, women were admitted only a observer stand in the visitor gallery. तो जब ये फ्रैंकफर्ट में ये पूरा कार्यक्रम होता है तो यहाँ पे महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं मिलता, यहाँ पे बस गैलरी में महिलाओं को एक दर्शक के भांति खड़े होने का अधिकार मिलता है कि खड़े होके बस देख सको, इतना अधिकार मिलता है वुमेन को फाइट करने के बाद। तो ये आपका आंसर 2 हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन 3 में बोला है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको बताना है। तो इट वाज एन ओल्ड जर्मन नेशनल असेंबली फॉर्म्ड बाय द मिडिल क्लास प्रोफेशनल बिजनेसमैन प्रॉस्पेरस आर्टिस्ट बिलोंगिंग टू द डिफरेंट जर्मन रीजन। तो ये क्या था, एक नेशनल असेंबली बनाने का प्रयास किया जा रहा था जिसमें मध्यम वर्ग, प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन और समृद्ध आर्टिस्ट सारे लोग मिले हुए थे। इट वाज कन्वेक्टेड इन 18 मई 1848 इन द चर्च एस्टी पोल, तो ये इस डेट को हुआ था एस्टी पोल चर्च में हुआ था इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट, क्योंकि ये फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ था इसलिए इसे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहा जाता है। दिस असेंबली ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय अ मोनार्की सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट, यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मसौदा रखा गया था जिसमें मोनार्की को ख़त्म करने की और मोनार्की को यानी राजतंत्र को पार्लियामेंट के अंदर करने की कोशिश की गई थी। हाउएवर इट फेस्ड अपोजिशन फ्रॉम द आर्टिलरी एंड द मिलिट्री, और इसको अवहेलना झेलनी पड़ती है या विरोध झेलना पड़ता है मिलिट्री का। ऑल्सो इट इज़ वॉज डोमिनेटेड बाय मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास और जो लोअर क्लास था इनके बीच में कुछ डिस्प्यूट होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, इट लॉस्ट इट्स सपोर्ट। मिडिल क्लास जो लोअर क्लास है उनका सपोर्ट खो देते हैं। एट द एंड इट फोर्स्ड डिसबैंड ऑन 18 मई 1849, और 31 मई 1849 को ये सारा चीज़ समाप्त कर दिया जाता है, पूरा खाली करवा दिया जाता है। तो ये आपका आंसर 3rd हो गया। पूरा शॉर्ट में हमने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में बता दिया। सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या टेलीग्राम से भी कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे जाके मुदिता IAS वॉरियर सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंट सिंबल, सिग्निफिकेंस यानी क्या सिग्निफिकेंस है सिंबल्स का, तो वो आपको बताना है। वेरियस इंसिजीनिया वर यूज्ड इन यूरोप टू फर्दर स्ट्रेंथन द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करने के लिए इन सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया था यूरोप में। एंड टू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशन, और राष्ट्र का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी समझाने के लिए इनका
इस्तेमाल किया था। सम एग्जाम्पल आर एज फॉलोज, कुछ एग्जाम्पल हैं, तो इसमें से सारे एग्जाम्पल नहीं बट आप 3 या 4 एग्जाम्पल इसको शो कर सकते हो। जैसे कि ब्रोकन चेन्स का मतलब क्या होता है, बीइंग फ्रीड। इसके अलावा राइजिंग ऑफ सन, राइजिंग ऑफ सन का मतलब क्या होता है, बिगनिंग ऑफ न्यू ईरा। ब्लैक रेड गोल्ड ट्राई कलर, तो इसका मतलब होता है फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिज्म इन 1848 बैंड बाय द ड्यूक ऑफ जर्मन स्टेट। इसके अलावा आप बता सकते हो ओलिव ब्रांच अराउंड द स्वेड, इसका मतलब होता है विलिंगनेस ऑफ मेक पीस, यानी हम शांति चाहते हैं। ठीक है, तलवार पे एक डाल लपीटा होना, इसका मतलब होता है हम शांति चाहते हैं, लड़ाई नहीं चाहते। शॉर्ट का मतलब होता है रेडनेस ऑफ फाइट। क्रॉन ऑफ ओक लीव्स का मतलब होता है हेरोजिम। और इसके अलावा बीस्ट प्लेट विद ईगल का मतलब होता है सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ, राष्ट्र की शक्ति को दिखाता है। तो ये आपके सारे सिंबल्स हैं, उनका सिग्निफिकेंस है, इसमें से 2-3 तो आपको याद करने होंगे जो इंपॉर्टेंट है। इसका भी आंसर आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट। यहाँ पे हमने वर्कशीट नंबर 36 कंप्लीट कर ली है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और पढ़ाई करते रहें। बाय बाय, टेक केयर।